हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए पिछले 10-15 दिन हो गए, उसमें एक चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अपन बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, सेकंड चैप्टर अपना ये चल रहा था। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके 5 लेक्चर मैं आपको पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं। आज इसके अपन 6th लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे या फिर अपन उसकी बात करेंगे। जैसा कि अपन ने जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उससे पहले और उसके बाद वाले में पढ़ा था अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया, और उससे पहले पढ़ा था अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया। तो जैसे एक बार उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवाना चाहूंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, वेग समय से अप्रभावित रहता है। आरेख बनाया था अपन ने, यहाँ पर प्रथम घात के समानुपाती होता है। इसकी वेग नियम या परिभाषा ऐसे बोली थी अपन ने। इसका पहले अवकलित वेग समीकरण ये पढ़ा था और इसका अवकलित वेग समीकरण अपन ने ये पढ़ा था। क्लियर हुई बात सभी को? उसके बाद में आया था समाकलित वेग समीकरण, ये है शून्य ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण, और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण। ध्यान रखना है, ये रिएक्शन बहुत बार काम में आती है। फिर अपन ने पढ़ा था इनका हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयुकाल। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसके बाद में यूनिट, इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट की नहीं, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट कौन सी थी, सेकंड इनवर्स। और इसका एग्जांपल H2 और Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सतह पर क्रिया करके 2HCl बनाते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फिर PH3 का वियोजन उच्च दाब पर होता है, ये हाई प्रेशर उच्च दाब पर, और ये भी कहां होता है, उच्च दाब पर। ये मोलिब्डेनम उत्प्रेरक, मोलिब्डेनम, और ये टंगस्टन उत्प्रेरक। तो मोलिब्डेनम की उपस्थिति में इसका वियोजन हो रहा है फास्फिन का, और ये अमोनिया का टंगस्टन की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जनरली वे रिएक्शन जिनमें उत्प्रेरक काम में आता है वो शून्य कोटि अभिक्रिया ही होती है। क्लियर हुई ये बात? इसके एग्जांपल ये सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ये ध्यान रखना अपने को, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, वो सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एजो आइसोप्रोपेन का विघटन, ये है एजो आइसोप्रोपेन, एजो मतलब नाइट्रोजन, आइसोप्रोपेन आइसोप्रोपेन, इसका विघटन ये क्या, साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हुआ, और ये N2 कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अमोनियम नाइट्राइड का विघटन, ये अमोनियम नाइट्राइड, इसका विघटन कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी अपन ने बात करी थी, और यहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, एक इंटरवल इक्वेशन, इंटरवल इक्वेशन के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। इन चीजों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज अपन लेंगे कुछ से 2-4 न्यूमेरिकल जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अपने को पूछे जाते हैं। एक चीज मैं बता दूंगा, सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन में अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ टाइम निकालना हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होगा वो ही यूज होगा। अब अपन कुछ से न्यूमेरिकल निकालते हैं इसके या सोल्व करते हैं। ये चीजें क्लियर हुई आप सभी को? ये मैं पहले बात कर चुका था, एक बार फिर से आपको मैंने यहां पर ये डिस्कशन करा है। जैसे अभी एक मैं न्यूमेरिकल सोल्व करवाता हूं आपसे। जैसे न्यूमेरिकल है कार्बन 14, एक कार्बन 14 कार्बन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक है, कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव 6 की अर्धायु, कार्बन 14 के रेडियोएक्टिव 6 की आयु कितनी दे रखी है, 5770 वर्ष है, 5770 वर्ष है। क्या ज्ञात करना है, वेग नियतांक की ज्ञात
या अभिक्रिया के वेग नियतांक की गणना करो या गणना कीजिए। अब अपने को पता है अर्धायुकाल दे रखा है किसका, रेडियो एक्टिव 6। आप जानते हो सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप बताओ मेरे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम अर्धायुकाल क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1। क्लियर हुई बात। अब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, ये तो वैल्यू है अपने पास, इसका मान अपने को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। और इसका मान अपने को T हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5770 वर्ष। तो क्या अपन इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, तो बताओ। K1 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, और ये हो जाएगा बट्टे 5770 वर्ष। और इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.209 इंटू 10⁻⁴ वर्ष अपने को मान इसका प्राप्त होगा, वर्ष इनवर्स, क्योंकि ये वर्ष यहां पर है ना, तो ये वर्ष ऊपर के क्या लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये इनवर्स। तो इसको सोल्व करना है बस अपने को, और कुछ नहीं करना है। तो एक आसान न्यूमेरिकल था, केवल वैल्यू पुट करते ही इसका आंसर निकलने वाला था। तो कर सकते हो सभी। ये ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव नाम देख करके आपको अर्धायुकाल या फिर K1 पूछे तो कौन सा लगाना, आपको कौन सा लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, यूज करना है। ये बात क्लियर हुई सभी को। अब अपन एक दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, यानी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ये न्यूमेरिकल 2 स्टेप क्वेश्चन है, इसके बारे में अपने को ध्यान से देखना है और समझना है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। पहले देखो प्रथम स्थिति में क्या है, यहां पर मैं बताऊं, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, ये वही K1 बराबर 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। आप जानते हो A अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है ये A, और ये वही प्रारंभिक, और ये x क्या है, जो उत्पाद में बदल गए वो है। अपन लिख रहे थे ना, A प्रारंभ में ये A मानी थी, और फिर ये प्रारंभ में 0, ये A माइनस x किस में चला गया, उत्पाद में T समय पर, ऐसे ऐसे लिखा था अपन ने। तो ये x क्या है, उत्पाद को शो कर रहा है, ये फॉर्मूला है। तो मैं बात करूं फर्स्ट प्रथम स्थिति में, ये 2 स्टेप क्वेश्चन है। प्रथम स्थिति में अपन क्या ज्ञात करेंगे, K1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, K1 की। कैसे, अब बताइए। T दे रखा है, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कितनी होती है, 20% पूर्ण होती है। तो आप देख सकते हो यहां पर अपने को क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, ये K1 ज्ञात हो जाएगा। हाँ, टोटल अभिक्रिया अपन क्या माने, 100% मान सकते हैं। कितनी मान सकते हैं, 100%। तो देखो अपन लिखेंगे, ये K1 ज्ञात करें, यहां पर K1 इज इक्वल टू 2.303। क्लियर। T का मान कितना है, 10 मिनट, और ये log A को कितना, प्रारंभ में कितना माना, 100, ये 100, और ये कितनी होती है, पूर्ण 20% पूर्ण होती है। अभी बताया था ना, A माइनस x क्या है, उत्पादों की मात्रा, जो विघटित हो गया वो, तो ये इतना विघटित हो गया ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10, ये log, और ये 100 बट्टे क्या लिखेंगे यहां पर अपन, 8। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं,
या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 ये log, इसका भाग देंगे तो ये मान आएगा 1.25 और log 1.25 का मान होता है 0.0965। किसका मान होता है? log 1.25 ये लगभग ये वैल्यू होती है। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 गुणा 0.0965। इसको क्या करना पड़ेगा? अपने को सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने पर मैं सीधा सोल्व करके आपको बता देता हूं ये कितना मान आता है, 0.0223। 0.0223 ये मिनट इनवर्स आएगा क्योंकि मिनट नीचे है। अब यहां पर मैं बता दूं ये जो log का मान ज्ञात करना है, ये log के मान आपको log 5 तक ध्यान रखने होते हैं। जैसे मैं बताऊं, या फिर कई बार क्वेश्चन में दे भी दिया जाता है log का मान और कई बार नहीं भी दिया जाता। तो यहां पर तो ये log 1.25 है, ये तो इस क्वेश्चन में आ रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें या तो log 2 की वैल्यू आएगी यहां सोल्व करेंगे तो यहां पर, या फिर log 3 की, या फिर log 4 की, या फिर log 5 की। आप सभी जानते हो log 2 का मान 0.3010 होता है, log 3 का मान कितना होता है 0.4771, log 4 का मान 0.6020, log 5 का मान 0.69 कुछ होता है। तो इस प्रकार से ये log 2, 3, log 4, log 5 तक की वैल्यू आपको याद रखनी होती है। तो ये वैल्यू अपने पास K1 का मान, ये प्रथम स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में अपने को किसका मान प्राप्त हो गया? K1 का मान प्राप्त हो गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो अब देखो द्वितीय स्थिति, देखो द्वितीय स्थिति 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा, ये है अपना क्वेश्चन। तो क्या ज्ञात करना है? कितना समय लगेगा यानी टाइम। ये रहा सूत्र, फॉर्मूला ये पड़ा है अपने पास, ये रहा। क्या ज्ञात करना है? टाइम। टाइम को इधर K1 निकल गया तो ऐसे लिख सकता हूं T बराबर 2.303 अपॉन K1 log 75% पूर्ण होने में। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी ले लें? 100 और 100 माइनस 75, क्या लिखा है 75% पूर्ण होने में। तो कुल कितने लेंगे? 100% लेंगे। a अपॉन a माइनस x, a प्रारंभिक है तो 100 और ये अपघटित हुई वो, तो ये 75 आएगी या नहीं आएगी? क्लियर हुई बात सभी को? K1 का मान कितना है? 2.303 अपॉन कितना है 0.0223 ये मिनट, ये log कितना आएगा यहां पर? log 4 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 25 का 100 में भाग दोगे तो 4, और इसको आप सोल्व करते 2.303 बटे 0.0223 गुणा 0.6020, क्योंकि log 4 बराबर 0. कितना होता है log 4? log 4 बराबर 0.6020। ये बात क्लियर हुई। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका T75%। कितना प्राप्त होगा? T75%। तो मेरा समझाने का मतलब यहां पर यह है 2 स्टेप क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ऐसे देखा है अभिक्रिया इतने समय में इतने % पूर्ण होती है, तो क्या दे रखा है? टाइम, और इतने % पूर्ण होती है। तो दो चीजें दे रखी, इससे अपन क्या ज्ञात करेंगे? इससे अपन K1 ज्ञात करेंगे। इतने समय में इतने % पूर्ण होती है, इसका मतलब अपने पास ये भी आ गया, ये इतने % पूर्ण होती है, इसका मतलब ये वैल्यू है अपने पास। प्रारंभ में 100 मान लो, इतने % पूर्ण होती है, वो अक्स आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अपन यहां पर देखते हैं T1। एक बार थोड़ी सी लाइट की समस्या है, अपन देखते हैं फिर बाद में इतने समय में टाइम का मान अपने को क्या है? गिवन है, या फिर टाइम का मान अपने को क्या कर रखा है? दे रखा है। तो फिर क्या ज्ञात हो जाएगा यहां पर? K1। तो कोई अभिक्रिया इतने समय में इतने % पूर्ण होती है, तो इतने समय में कितने % पूर्ण
होगी, या फिर इतना परसेंट पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखो ये 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो पहले अपने को K1 ज्ञात करना पड़ेगा, और K1 ज्ञात होने के बाद में अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में जो पूछा जाता है ना कि इतना परसेंट पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन सबको ध्यान रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, क्लियर हुई। अब अपन इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, मैं न्यूमेरिकल 7 साल सोल्व करवाते आपको जा रहा हूं, तो ये न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लो, और इनसे संबंधित जो और कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो आपको घर बैठे सोल्व करने होंगे। जैसे चैप्टर में पीछे न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना, उन न्यूमेरिकल लगभग उनके जैसे न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवा दूंगा चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही, और आपको घर पे बैठ करके वो पीछे वाले न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे। जैसे मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सभी न्यूमेरिकल हल कराऊंगा, जीरो ऑर्डर के करवा दूंगा, तो आपको पीछे जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो घर पे बैठ के क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसे आगे क्वेश्चन है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके वेग स्थिरांक का मान, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेग स्थिरांक का मान वेग स्थिरांक का मान, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक क्या होता है, K1 का मान दे रखा है 1.15 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। एक चीज बताओ, अब आपको K1 दे दे, सेकेंड इनवर्स लिख करके दे दे, इसका मतलब वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक होगा, फर्स्ट ऑर्डर का। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स लिख करके दे दे तो कौन सी का होगा, जीरो का। और लीटर प्रति मोल सेकेंड इनवर्स लिख करके दे दे तो वो किसका होगा, सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होगा। तो इसमें ये है, इस अभिक्रिया में अभिकारकों की 5 ग्राम से मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। पूछा है इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ये अपना क्वेश्चन है। अब आप जानते हो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर का, ये तो सबको याद रहना चाहिए, K1 बराबर समाकलित वेग समीकरण T log A/A माइनस x। अब आप जानते हो यहाँ पर एक की जगह क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मात्रा 5 ग्राम, x की जगह क्या लिखेंगे 3 ग्राम, A माइनस x बराबर क्या लिखेंगे अपन 3 ग्राम, यानी घटकर 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम, यानी 2 ग्राम क्या हो गया अपघटित। तो यहाँ पर A-5 बट्टे क्या लिखेंगे अपन 2, तो वो कितना मान आ जाएगा कि घटकर 3 ग्राम रहने में, ये बची हुई मात्रा है। देखो A-x क्या है, ध्यान से समझ लेना, t समय पर बची हुई मात्रा, क्योंकि यह है प्रारंभिक मात्रा और ये अपघटित हो गई वो, तो ये बची हुई मात्रा ही है। और प्रश्न में क्या पूछा है, 5 ग्राम से 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा, तो बची हुई मात्रा कितनी 3 ग्राम ही लिखेंगे अपन। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, हाँ ये टाइम अपने को पूछा है, तो t इजिकल टू 2.303 अपॉन k log 5 बट्टे क्या लिखेंगे अपन 3 लिखेंगे। और ये कितना, K1 का मान कितना है, K1 का मान है 1.15 गुणा 10 की पावर -3, ये मान किसमें दे रखा है, सेकंड इनवर्स में दे रखा है 2.303 अपॉन 1.15 गुणा 10 की पावर -3, ये log 5 को अपन क्या लिख सकते हैं,
0.69, 0.69। log 5 की वैल्यू होती है 0.69 और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4773। यानी log 5 बराबर 0.69, log 3 बराबर 0.4773। मैं लिख देता हूं log 2 बराबर 0.3010, log 3 बराबर 4773, log 4 बराबर इसका दुगुना 0.6020। तो ये log 5 तक आपको मान सबको ध्यान रखने हैं। तो अब इसको अपन यहां से घटाएंगे, ये सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा t इजिकल टू 2.303। ये सेकेंड इनवर्स में दे रखा मान 1.15 गुणा 10 की पावर -3। सॉरी ये log हट गया ना, log का मान आ गया ना, ये 0. इसमें से घटाओगे तो ये मान अपने को प्राप्त होगा। इसको इसमें से घटाओ, देखें ये प्राप्त होगा 8 और 1 और 2 और ये 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं, एक बार लाइट थोड़ी कमजोर हो गई, देखना इसको अपन इस वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.222 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 0.222 इसको अपन लिख सकते हैं। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैं सीधा यहां पर आंसर लिख रहा हूं। यह आंसर होगा 1.9 गुणा 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ये चीज आपको सभी को क्या हुई, क्लियर हुई। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन और मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यहां पर सॉल्व करवा दिया है। थोड़ी सी लाइट की समस्या है, तो वैसे तो लाइट इधर उधर होने पर मैं दोबारा फिर से आपको रिकैप कर देता हूं। तो ये कौन सा एक और न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, किसका दे रखा है, इसका। इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो प्रारंभिक 5 और घटकर 3 ग्राम होने में तो बची हुई मात्रा कितनी 3 आनी चाहिए। तो अपन यहां पर सीधा कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो a माइनस अक्ष मतलब अपघटित कितनी होगी, 5 से 3 ग्राम बची है, तो अपघटित कितनी होगी 2 ग्राम ही होगी ना। तो यहां पर क्या लिखोगे 5 माइनस 2 ही तो लिखोगे ना। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, तो ये लिखना है और इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करते जाना है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्लियर हुआ सभी को। तो ये लगभग मैं जो सोल्व करा रहा हूं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सभी क्या हैं, न्यूमेरिकल है। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगता है। यानी सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2 को प्रारंभिक से आधी होने में कितना लगता है, 60 मिनट लगते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो K1 की गणना कीजिए। कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, किसकी गणना करनी है अपने को, K1 की गणना करनी है। तो अपन आसानी से K1 की गणना कर सकते हैं। तो ये क्या दे रखा है, इसका T हाफ दे रखा है, T हाफ इजिकल टू क्या दे रखा है 60 मिनट। और क्या ज्ञात करना अपने को, K1 क्या करना है, ज्ञात करना है। आप सभी जानते हो K1 इजिकल टू 0.693 बट्टे T हाफ, ये फॉर्मूला सभी जानते हो। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर T1 ज्ञात करना, T हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन K1। तो ये लिख दो 0.693 अपॉन क्या कितना मान है, K1 का मान कितना दे रखा है
अच्छा K1 तो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ये K1 ही तो ज्ञात करना है यहाँ पे, सॉरी ये 60 देखा ना, टी हाफ 60, तो 0.693 बट्टे 60 इसका भाग दोगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके K1 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आप सभी सोल्व कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे वाले क्वेश्चन की। जैसे आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक है 60 सेकंड इनवर्स। कौन सी अभिक्रिया है ये भी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका वेग नियतांक है 60 सेकंड इनवर्स। आप सभी जानते हो, अब फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी लिखे तो आप मात्रा की यूनिट से पता कर सकते हो, क्योंकि सेकंड इनवर्स तो किसके रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट की होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। अभिकारकों की आरंभिक मात्रा का 1/10 भाग अपघटित होने में अभिकारकों की आरंभिक मात्रा का 1/10 भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। अब यहां पर अपन को ज्ञात करना है केवल अभिकारकों की आरंभिक मात्रा का 1/10 भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। तो इसको थोड़ा सा अपन ध्यान दें, ये क्वेश्चन है कोई K1 = 0.02.303 अपॉन T log A/A - x। तो मान लो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, A। प्रारंभिक मात्रा में लिखूं, प्रारंभिक मात्रा क्या लिखी मैंने, A, और A का 1/10 अपघटित होने में यानी A गुणा 1/10, इसमें कितना समय लगेगा। ये वैल्यू किसकी है अपने पास, A - x की वैल्यू कितनी है, A अपॉन या लिख दो A गुणा 1/10 है। क्लियर हुई क्या ये बात सभी को। अपघटित होने में कितना समय लगेगा, ये भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा, ये चीज अपने को यहां पर बतानी है। तो अपन लिख सकते हैं 2.303 अपॉन कितना समय, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, T K1 का मान कितना दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स गुणा A अपॉन A/10, तो A से क्या हो गया कैंसिल, 2.303 और ये 60, सॉरी ये log भी है ना यहाँ पे, log, और ये कितना आ गया log 10, और log 10 का मान कितना होता है 2.303 बटे 60, log 10 कितना होता है, log 10 का मान होता है 1, और इधर मैं बता दूं log 100 का मान होता है 2, log 1000 का मान होता है 3। तो ये जो log के मान 1 से लेकर 5 तक आपको अभी मैंने बताया, log 10 का मान बताया, log 100 का मान बताया, log 1000 का मान बताया। तो इसको आप सोल्व करने पर किसका मान आ जाएगा, आपके T का मान आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, आरंभिक मात्रा का 1/10 भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा। तो कितना हो जाएगा, आरंभिक का 1/10, तो आरंभिक और इसका 1/10, ये A - x की जगह अपने को ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर इतना भाग अपघटित होने में कितना समय लगेगा, ये चीज आप सभी को क्लियर हुई। अब अपन ये अपने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थे, जो न्यूमेरिकल थे, वो मैं आपको सभी कंप्लीट करवा चुका हूं। अब कुछ एक न्यूमेरिकल जो चैप्टर में पीछे दे रखे हैं, वो आपको सभी को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब अपन आगे लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ एक न्यूमेरिकल थे, वो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व यहां पर करवा दिए हैं। आज आप पढ़ेंगे अपन कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत।
बात करेंगे कोलिजन थ्योरी, या इसको अपन कहेंगे टक्कर सिद्धांत, या इसको कहते हैं अपन संघट्य सिद्धांत। के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये सिद्धांत 1916 से 18 के बीच में दिया गया, किसके द्वारा? विलियम लेविस और मैक्स ट्राउट द्वारा। यह सिद्धांत 1916 से 1918 में विकसित किया गया, विलियम लेविस या दिया गया मैक्स ट्राउट द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। अब देखो यह सिद्धांत, ये मैंने बताया संघट्य सिद्धांत है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहां पर इतनी सी बात बताई, किसके द्वारा दिया गया? विलियम लेविस के द्वारा और मैक्स ट्राउट के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया या दिया गया। ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब देखो इसमें नाम ही मैंने दो लिखे, कोलिजन थ्योरी, संघट्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने की आधारभूत आवश्यकता क्या है? अभिक्रिया के संपन्न होने की आधारभूत आवश्यकता, अभिक्रिया के संपन्न होने की आधारभूत आवश्यकता क्या है? आवश्यकता किसके बारे में बताता है? ये कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उसकी मूल बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में ये सिद्धांत अपने को बताएगा। ये कहता है कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो उसकी आधारभूत आवश्यकता यह है कि उसके क्रियाशील स्पीशीज, कौन? क्रियाशील स्पीशीज क्या हो सकते हैं? यानी अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक, रिएक्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं इनको? क्रियाकारक। इनके मध्य क्या होनी चाहिए? ये क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? ये आयन हो सकते हैं। तो इनके मध्य क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन। क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन, या फिर मैं कहूं क्या होनी चाहिए? प्रभावी संघट्य। यह सिद्धांत अपने को बताता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब अपन संपन्न करवाना चाहें या जब संपन्न होती है तो उसकी आधारभूत आवश्यकता ये है कि उसके जो क्रियाशील स्पीशीज हैं, यानी जो अभिकारक अणु हैं, आयन हैं या फिर परमाणु हैं, उनके मध्य क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन, यानी उनके मध्य कैसी टक्कर होनी चाहिए? उनके मध्य प्रभावी टक्करें होनी चाहिए। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो यहां पर इसके बारे में मैंने कोई खास चीज नहीं बताई आपको, ये बताई ये सिद्धांत है, इनके द्वारा दिया गया। क्या कहता है सिद्धांत? कोई भी अभिक्रिया कब संपन्न होगी? जब क्रियाशील स्पीशीज यानी जो अभिकारक होंगे, क्रियाकारक होंगे, अणु, परमाणु, तो आयन कुछ भी हो सकते हैं, उनके मध्य क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। अपन बात करेंगे क्या होती है इफेक्टिव कोलिजन, इसके बारे में भी। इस सिद्धांत में जो अभिकारक अणु होते हैं, क्रियाशील स्पीशीज होते हैं, जो क्रियाकारक हैं, उनको ठोस गोलों के समान माना गया है। कैसे? इस सिद्धांत में अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों की भांति माना जाता है। कैसे माना जाता है? अभिकारक अणुओं को ठोस गोलों के समान इसमें अभिकारक अणुओं को क्या करा जाता है? माना जाता है। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को? बस ये तो ध्यान रखना है, अभिकारक स्पीशीज को जो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं अथवा आयन हो सकते हैं, उसको किसके समान माना है? उसको ठोस गोलों के समान माना गया है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको अपन कहते हैं संघट्य आवर्ती। क्या कहते हैं इसको? संघट्य आवर्ती। किससे कहते हैं संघट्य आवर्ती?
रासायनिक अभिक्रिया का वेग संघट्य कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्य आवर्ती। अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में प्रति इकाई सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे कहेंगे अपन संघट्य आवर्ती। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। या क्या कहें अपन इसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किसके द्वारा दर्शाते हैं अपन, जेड द्वारा, या इसको क्या कहते हैं अपन, संघट्य आवर्ती कहते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं इसको, जेड द्वारा दर्शाया जाता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को, ये डेफिनेशन आप सभी को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है उनके लिए सामान्य ताप पर गैसीय अभिक्रियाएं होती है ना, अभिक्रियाओं के लिए सामान्य परिस्थितियों में जेड का मान 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 तक होता है। तो ये बात जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है ना, उनके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं या फिर मैं कहूं संघट्य आवर्ती, या फिर अपन बात किसकी करें, जेड की बात करें, उसका मान क्या होता है, बहुत उच्च होता है। 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 तक होता है। लेकिन सभी अभिक्रियाओं के लिए यह मान इतना नहीं होता। अगर यह मान इतना होता तो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में क्या हो जाती, संपन्न हो जाती। कुछ जो रिएक्शन होती है उनमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी संघट्य आवर्ती का मान क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। यहां पर मैंने बात की है कोलिजन थ्योरी, संघट्य सिद्धांत किसने दिया, विलियम लेविस मैक्स स्ट्राउस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है कि अभिक्रिया संपन्न होने की आधारभूत आवश्यकता क्या है, उसके क्रियाशील स्पीशीज या जो अभिकारक अणु हैं, क्रियाकारक अणु, परमाणु अथवा आयन कुछ भी हो सकते हैं, उनके मध्य कैसी कोलिजन होनी चाहिए, उनके मध्य इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी संघट्य होने चाहिए, तब ही वो अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। फिर इस सिद्धांत में ध्यान रखना अपने को, अभिकारक अणु जो क्रियाकारक अणु है या क्रियाशील स्पीशीज है, उनको कैसे माना है, ठोस गोलों की भांति माना गया है। फिर इसमें किसकी बात करिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट्य आवर्ती की। किससे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में या फिर मैं कहूं इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। गैसीय अभिक्रिया होती है उनके लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड का मान सामान्य ताप या सामान्य परिस्थितियों में कितना होता है, 10 की पावर 25 से लेकर 10 की पावर 28 तक होता है। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई। अब मैं बात करूंगा अभिक्रिया मिश्रण में जो टक्करें होती है, जो कोलिजन्स होती है, वो सभी कोलिजन्स प्रभावी नहीं होती है। कुछ कोलिजन्स होती है वो अप्रभावी भी होती है। तो यहीं पर मैं बात करता हूं, अभिक्रिया मिश्रण में कुछ तो क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन, इसको कहेंगे अपन प्रभावी संघट्य। प्रभावी संघट्य का मतलब क्या होता है, क्या है प्रभावी संघट्य? प्रभावी संघट्य का मतलब यह है, ये अभिकारक अणुओं में रासायनिक परिवर्तन कर दे, यानी इस इफेक्टिव कोलिजन के फलस्वरूप जो रिएक्टेंट होते हैं, जो क्रियाशील स्पीशीज होते हैं या जो क्रियाकारक होते हैं, उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अब यहां पर रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है वो टकरा करके किसमें बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। कौन सी कोलिजन के फलस्वरूप, इफेक्टिव कोलिजन के फलस्वरूप। तो इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती है, वह कोलिजन
जो अभिकारक अणुओं को उत्पादों में रूपांतरित कर देती है, वह कोलिजन जो जिनके फलस्वरूप अभिकारक अणुओं में क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो एक प्रभावी संघटक का मतलब क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, अभिकारक अणुओं में रासायनिक परिवर्तन, या फिर मैं कहूं अभिकारक अणु किसमें बदल जाएं, अभिकारक अणु किसमें बदल, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, किसमें बदल जाएं ये, प्रोडक्ट में, किसमें बदल जाएं ये, उत्पाद में बदल जाएं। तो जो संघट्य जो कोलिजन होगी वो कोलिजन कौन सी होगी, इफेक्टिव कोलिजन होंगी। और अप्रभावी संघट्य कौन सी होगी, वे संघट्य जो हो और अभिकारक अणुओं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो या फिर वो उत्पाद में नहीं बदल पाए। प्रभावी संघट्य और अप्रभावी संघट्य के बारे में अपन थोड़ा सा आगे जाकर के एक बार फिर से अपन चर्चा करेंगे। तो ये मुख्य बातें थी किसकी, कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी इन्होंने दिया, आधारभूत आवश्यकता क्या है, इफेक्टिव कोलिजन। कैसा माना, अणुओं को ठोस गोलों की भांति। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभिक्रिया मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली कोलिजन या संघटित या टक्करों की संख्या Z द्वारा दर्शाया जाता है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए इसका मान ज्यादा होता है। और फिर आपको मैंने बताया इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, प्रभावी संघट्य क्या होती है, जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में रूपांतरित कर देती है। अभिकारक अणुओं में रासायनिक चेंजेस लाते हैं, रासायनिक परिवर्तन, तभी तो वो किसमें बदल जाएंगे, उत्पादों में कन्वर्ट हो जाएंगे या बदल जाएंगे। इनको क्या कहेंगे अपन, इफेक्टिव कोलिजन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा इफेक्टिव कोलिजन हो गई, इसका मतलब उत्पाद अपने को मिलेगा। इफेक्टिव कोलिजन हो गई इसका मतलब अपने को क्या प्राप्त होगा, अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। इफेक्टिव कोलिजन हो गई इसका मतलब क्या हुआ, अभिकारक अणुओं में कौन सा चेंजेस हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अभिक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। मैं ऐसे बोल सकता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावी संघट्य होने के लिए उसको दो अवरोधों को पार करना होता है। क्या कह रहा हूं मैं, प्रभावी संघट्य संपन्न करवाने के लिए या फिर अभिक्रिया को होने के लिए उसको कितने अवरोध पार करने होते हैं, उसको दो अवरोध पार करने होते हैं। अब अपन उन दो अवरोधों की बात करेंगे। तो वो दो अवरोध कौन कौन से होते हैं, एक होता है एनर्जी बैरियर और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो मैं उनको लिखता हूं एक बार। कौन कौन से बैरियर हैं, एनर्जी बैरियर, यानी इसको कहते हैं अपन ऊर्जा अवरोध, और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। इसको कहते हैं अपन अभिविन्यास अवरोध। क्या कहते हैं इसको अपन, अभिविन्यास अवरोध। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में कितने बैरियर की आवश्यकता होती है, कितने अवरोध की आवश्यकता होती है, 2 बैरियर, 2 अवरोध। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारकों को उत्पादों में बदलने, अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन करने या उनमें प्रभावी संघट्य करने और उत्पाद बनाने या अभिक्रिया को संपन्न करने में कितने अवरोध पार करने होते हैं, कितने अवरोध आते हैं या उत्पन्न होते हैं, 2 अवरोध। एक कौन सा है, ऊर्जा अवरोध, एक कौन सा है, अभिविन्यास अवरोध। इसको क्या कहते हैं, एनर्जी बैरियर, और इसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन बैरियर। कब आते हैं ये क्लियर हुई, जब उत्पाद बनते हैं, जब अभिक्रिया संपन्न होती है, जब इफेक्टिव कोलिजन होती है प्रभावी संघट्य, और जब उनमें किनमें क्रियाशील स्पीशीज, अभिकारक अणु, क्रियाकारक अणु में कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। उस समय कितने बैरियर पार करने होते हैं, क्रॉस बैरियर कितने पार करने पड़ते हैं, 2। कौन कौन से, एक एनर्जी बैरियर है और एक है ओरिएंटेशन बैरियर। अब इन अवरोधों के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद।